आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा को, और आज हम इनसे द्वीपों में विकासीय गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सांसद के रूप में आपके करीब 4 वर्ष हो रहे हैं। कैसी रही आपकी यात्रा और कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां आई हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात सही है कि 4 साल मेरा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा हो गया। साथ साथ जो दुख का ये बात है कि 4 साल के अंदर में 2 साल करीब करीब मुझे कुछ ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम सबको पता है कि 2 साल कोरोना था, लॉकडाउन था और करीब करीब 2 साल पार्लियामेंट भी नहीं चला। तो कुल अगर देखिए तो 2 साल मुझे फर्स्ट ईयर काम करने का मौका मिला, बट सिंस बिगनिंग था तो बहुत कुछ सीखना भी था। तो फर्स्ट ईयर ऐसे ही चला, बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑलमोस्ट पार्लियामेंट बंद था। अब 4th साल मुझे काम करने का मौका मिला और काम कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट। अब वी आर कमिंग मार्च में विल स्टेप इन द 5th ईयर। तो कौन कौन सी समस्याएं रहीं, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं दोबारा कहता हूँ। देखिए, आइलैंड्स के अंदर में बहुत सारा चुनौती है, बहुत सारा इश्यूज है, और इश्यूज को हम लोग को अलग तरीके से देखना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, मेरा ये मानना है जो मेजर इश्यूज है वो है पानी का एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि वाटर इज इंसान के जीवन का सबसे बड़े, अगर पानी नहीं है तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। और अंडमान निकोबार हम दूर दराज एरिया, आप सबको पता है, हम सबको पता है, पानी एक इशू है जिसका हमको परमानेंट सोल्यूशन निकालना है। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही धनीखाड़ी डैम है। आज तक भगवान मालिक का कृपा है कि हम लोग के ऊपर में कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंस नहीं हुआ। अगर वो एक डैम टूट जाएगा तो हम लोग को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। मुख्य भूमि से हम लोग बहुत दूर हैं, रिलीफ आते आते हम लोग यहाँ पे हम लोग का कंडीशन बहुत खराब हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, जिस तरह धनीखाड़ी डैम एक बड़ा डैम है, उस तरीके का और एक बड़ा डैम पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान के अंदर में बनाया जाए। साथ ही साथ जितने भी वाटर बॉडीज है अंडमान निकोबार के अंदर में, सारा का सारा वाटर बॉडी को हमको दोबारा उसको रिसिल्टिंग करना है, करके उसका स्टोरेज को हमको बढ़ाना है। 2 नंबर। 3 नंबर, जो वाटर प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ में है, जिस तरीके का जो रटलैंड में एक वाटर प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया, और एक अदर साइड में रटलैंड का वाटर प्रोजेक्ट है, उसको हमको जल्द कंप्लीट करना है। हमको फ्लैट बे वाटर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। हमको जो सिपीगढ़ स्वीट वाटर लेक है, जो धनीखाड़ी डैम का जो एक्सेस पानी जो गिर के वेस्ट समुद्र में जाता है, वो सारा पानी को हमको स्टोर करना है। वहाँ पे 51 हेक्टेयर गवर्नमेंट का लैंड है, बहुत बड़े कैचमेंट एरिया हो सकता है, उसको हमको बनाना है। साथ ही रंगत में जो परनाशाला एरिया है, वहाँ पे एक डैम बनाना है। निगलीपुर में खुदीरामपुर है, वहाँ पे एक डैम बनाना है। आज तक हमारे पास में एक भी डिसैलिनेशन प्लांट नहीं है, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ आपका, ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। जो बारिश का पानी अगर आपके पास में आएगा तो बारिश का पानी को आप यहाँ पे स्टोर करेंगे और फिर उसको आप सप्लाई करेंगे। बट कभी अगर मालिक ना करे मानसून नहीं आया, मानसून आने में लेट हो गया, ठीक है, तब हमारा पोजीशन क्या होगा? तो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर हमको चाहिए, और यहाँ पे बड़ा तादाद में डिसैलिनेशन प्लांट हमको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, कि ताकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम लोग ये डिसैलिनेशन प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं जी। साथ ही साथ एक कॉन्क्रीट एक वाटर पॉलिसी हमको बनाना है। ठीक है, आज अगर अंडमान निकोबार आप देखेंगे तो 266 विलेज के अंदर में हमारा पानी का कनेक्शन है, जहाँ पे पानी लोगों को गाँव में मिलता है। बट इसमें बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे हमको अच्छा पानी नहीं मिलता, यानी कि फिल्टर पानी नहीं मिलता। जो रॉ पानी जमीन से निकलता है, वही पानी हम अपने लोगों को देते हैं। आपको सुन के अफसोस होगा, ताज्जुब होगा कि नील आइलैंड जो शहीद द्वीप है, जो वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडमान निकोबार का, यहाँ में भी अगर आप देखें तो वहाँ में भी आज तक हमारा वहाँ पे हमको वहाँ के लोगों को टूरिस्ट को आपका फिल्टर पानी नहीं मिलता। जमीन का जो पानी है वही पानी सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके का काफ़ी चीज़ है जिसके ऊपर में हम लोग को काम करना है। साथ ही हमारे पास में कोई बड़ा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी का टैंक नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप
मरीना पार्क से आप कामिस को जाएंगे तो जो मज़ार है, मज़ार के बाद में आप देखेंगे राइट साइड में बहुत बड़ा कोकोनट एक वहाँ पे प्लांटेशन है जजेस बंगलो के बाद में। तो वो सब एरिया को हमको चाहिए कि बहुत बड़ा वाटर रिजर्वेशन टैंक वहाँ पे बनाएं ताकि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वहाँ पे वाटर स्टोरेज रहे और वहाँ से फिर हम अपने लोगों को पानी सप्लाई कर सके। तो पानी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर में हमको बहुत कॉन्क्रीट तरीके से काम करना है, क्योंकि अभी तक 3,300 मिलीमीटर पानी हम लोगों को मिलता है एक साल में। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट रेनफॉल एरिया, दुनिया का थर्ड, झारग्राम, चेरापूंजी और उसके बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड। तो जब पानी इतना बड़ा मात्रा में हमको मिलता है कुदरत से, तो उसको हमको किसी न किसी तरीके से उसको स्टोर करना है और उसको फिर पब्लिक के लिए हमको उसको यूज करना है 24/7 365 डेज। मतलब जब भी हम घर में पानी खोले, हमारा रात को 12 बजे खोले, सुबह खोले, दिन को खोले, तो पानी हमको मिलना चाहिए। इतना पानी अंडमान में हमारे पास में है और आने वाले समय अंडमान निकोबार एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। जब टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा, टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा, तो नेचुरल है कि आपको पानी का ज़रूरत होगा, तब पानी आपको चाहिए। हम लोग बहुत बड़ा यहाँ कैमल बे के अंदर में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है। तो जिस तरह का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट होगा, तो पानी का रिक्वायरमेंट, पानी का नीड बढ़ते जाएगा। तो उसके लिए एक हमारे पास में सॉलिड कॉन्क्रीट एक पॉलिसी होना चाहिए, किस तरीके से हम अपना पानी के रिसोर्सेज को टैप करें और उसको फिर जनता के बीच में लेके जाके उनको फैसिलिटेट कर सके। लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो जब पानी पर्याप्त होता है तब उसको किफायती से उसका इस्तेमाल करें। सही सही। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहूँगा, पानी को वेस्ट नहीं करें, जितना आपको जरूरत है उतना पानी आप यूज कीजिएगा, फिर आप टैप बंद कर दीजिएगा। वेस्टेज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। कुलदीप जी, जैसे कि आपने पर्यटन की बात की, बेरोजगारी यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है और हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे में पर्यटन के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं? देखिए, अंडमान में आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, देखिए आज के दिन में रेडीमेड शेल्फ में अगर आप बात करें हमारे स्ट्रेंथ का, जो हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, वो 3 ही सेक्टर है आपका। फर्स्ट इज टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म एक सेक्टर है जिसके ऊपर हमको काम करना है और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इस पे जोर दिया है और बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा, मेरा ये मानना है कि अंडमान निकोबार बहुत बड़ा, ग्लोबल वे में एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन बन के आएगा। साथ ही साथ दूसरा जो सेक्टर है वो फिशरीज सेक्टर है, उस पर हमको काम करना है। अंडमान सी के अंदर में 2,47,000 मेट्रिक टन फिश है आज के दिन में, जिसमें सिर्फ हम साल में 32,000 मेट्रिक टन फिश हम समुद्र से निकाल पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी 2,10,000 मेट्रिक टन फिश अंडमान सी में है, जो एक तरह का ड्यू टू ओल्ड एज वो मरता है। तो वो जो हमारा रिसोर्स है हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, हमको चाहिए कि हम उसको टैप कर सके। तीसरा जो हमारा बड़ा मेजर रिसोर्स है वो आईटी के ऊपर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर में बहुत बड़ा तादाद में यहाँ पे जॉब क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अब हमारा ओएफसी केबल जो है वो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और दूसरे 7 आइलैंड्स में चले गया है। तो 2 टेराबाइट हमारा उसमें कैपेसिटी है। तो इसको हमको टैप करके आईटी के ऊपर में हमको बड़ा काम करना है जी। ये 3 हमारे ऐसा जो रिसोर्सेज है, इसके ऊपर में हमको ज़्यादा काम करना है जी। अभी देखिए, दक्षिण अंडमान से जो जोड़ने वाली जो सड़क है, अब 2 ब्रिजेस बन रहे हैं, एक तो बन गया है और दूसरा काम चल रहा है। उसके भी पूरा हो जाने से वहाँ के जो लोग हैं, उत्तरी और मध्य अंडमान के लोग हैं, उनके आर्थिक स्तर में किस तरह से सुधार होगा? देखिए, एक बात मैं आपसे क्लियरली कहना चाहता हूँ, देखिए जी, डेवलपमेंट बहुत अच्छी से अंडमान निकोबार के अंदर हो रहा है, मगर ये मेरा मानना है कि डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा। डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट में अगर यहाँ के जो कॉमन मैन है उसका अगर आर्थिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ, तो फिर वो डेवलपमेंट लोगों तक नहीं पहुंचा, तो फाइनेंशियली तो उसका मेरा मानना है कि वो डेवलपमेंट का इतना पर्पस नहीं होता है। मतलब आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए। और उसको फाइनेंशियली जो आज मान लीजिए, जैसे आपने पूछा, एक इंसान आज 8,000 रुपये एक महीने में कमाता है, तो ये 2 ब्रिज बनने के बाद में कम से कम वो आदमी महीने में 20,000 रुपये कमाए, तब वो डेवलपमेंट का हमारा कुछ पर्पस है जी। 2 ब्रिज बन जाएगा तो नेचुरली फिर जो कनेक्टिविटी है
यहाँ से कनेक्टिविटी का मोड बढ़ जाएगा, फास्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा। और देखिए हमको जो मॉडल जो हमको देखना है, अभी आज आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर, नील, हैवलॉक, 12 टन, ये 4 आइलैंड आज टूरिज्म के नाम में अब डेवलप हो गया, बाकी आइलैंड डेवलप नहीं हुआ है। आज एक डिगलीपुर का बच्चा, कैमल बे का बच्चा, रंगत का बच्चा, मायाबंदर का बच्चा अगर अपना घर छोड़ के पोर्ट ब्लेयर आता है और पोर्ट ब्लेयर आके अगर वो बच्चा नौकरी करता है तो क्या सेविंग होगा? कुछ सेविंग नहीं होगा उसका। तो हम लोग का जो डेवलपमेंट जो मॉडल है वो ऐसा होना चाहिए कि कदमतला में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहिए, हमको रंगत बकुंतला में एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहिए, लॉन्ग आइलैंड में बनाना चाहिए, मायाबंदर में बनाना चाहिए, कालीघाट में बनाना चाहिए, डिगलीपुर में बनाना चाहिए। अलग अलग आइलैंड्स में अलग अलग जगह में अलग अलग मॉडल का टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कदमतला है, वहाँ पे हम बहुत अच्छा एक स्नेक पार्क बना सकते हैं। जो टूरिस्ट जाएगा यहाँ से डिगलीपुर तक का तो वहाँ रुकेगा, वहाँ पे रुक के स्नेक, अंडमान में बहुत तरह का वैरायटी का स्नेक है, हो सकता है। आप बकुंतला के अब जाएंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा तादाद में क्रोकोडाइल मिलता है, बहुत अच्छा क्रोकोडाइल पार्क आप बना सकते हैं। मायाबंदर का करमाटांग बीच जो है वो ग्रे बीच है, वहाँ पे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है। कालीघाट का रामनगर एक बहुत अच्छा आपका बीच है, वो एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है। डिगलीपुर का लेम्या बे है, आपका शिवपुर है, रोशन स्मिथ है। तो ये अलग अलग जगह को अलग अलग जो वहाँ का स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आपको उसको डेवलप करना है, ताकि वहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा और वहाँ के बच्चों का जो फाइनेंशियल इनकम है वो बढ़ेगा। जब घर में पैसा आएगा तो लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, घर में बेसिक सुविधा आएगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी एक तरीके से आपका ऊपर जाएगा। तो प्रयास क्या किए जा रहे हैं? प्रयास देखिए वही अभी जैसे ब्रिज, पहला तो एक ब्रिज बन गया, दूसरा ब्रिज ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और जितना भी बात मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं सारे के सारे मैटर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पॉलिसी मैटर के तौर पे हर मैटर को मैंने रेस किया है और मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जल्द से जल्द गौर करके कुछ ना कुछ इस पे ठोस कदम इस पे उठाए। जी, अब ये बताइए, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या किए जा रहे हैं? देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पानी इंसान की जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसका बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्वास्थ्य। आज हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार में कोई ऐसा सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज हमारे पास में नहीं है। आमतौर पे अंडमान निकोबार के लोग गरीब लोग हैं, बहुत 20% लोग हैं जो सक्षम है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके बाद करीब और आप 15% लोग को पकड़ो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, हु कैन अफोर्ड। बट आमतौर पे 60-65-70% लोग बेचारे गरीब लोग हैं जो यहाँ से मेनलैंड जाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग को चाहिए कि यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिस्ट बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बने। साथ ही साथ हमारे पास में मेडिकल कॉलेज है। मैंने बार ये डिमांड को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, भारत सरकार के सामने और पार्लियामेंट में भी बात को रखा है कि फिलहाल आज के दिन हम लोगों को 2 मेजर काम करना है। एक, हमारा पास जो मेडिकल कॉलेज है इसको अपग्रेड करके पीजी कोर्सेज में स्टार्ट करें, क्योंकि हर साल आज हमारे 80 डॉक्टर्स, हमारे बच्चे, अंडमान के बच्चे 80 बच्चे आज MBBS करके पास होते हैं। अगर आप इसको पीजी कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 20 जो भी सीट हमारा होगा उसमें 20 सीट्स हमारे यहाँ के बच्चों को पीजी में एडमिशन मिलेगा। तो हमारा 20 डॉक्टर्स जो अंडमान से पढ़ के कॉलेज से निकलेंगे, अगर हर साल 20 डॉक्टर्स हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे हर अलग अलग फील्ड के, ठीक है, उसमें हमारा डिगलीपुर का बच्चा होगा, हमारा नील का बच्चा होगा, हमारा लिटिल अंडमान का बच्चा होगा, कार निकोबार का बच्चा होगा, कैमल बे का बच्चा होगा। तो एक जो कैमल बे का बच्चा जो डॉक्टर बनेगा, पीजी कोर्स करके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेगा, तो वो खुशी खुशी अपने घर में जाएगा और अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, अपना समाज का, कैमल बे लोगों की सेवा करेगा। आज टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन बार कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग को यहाँ पे कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंडमान में नहीं आता है, क्योंकि अंडमान आने से ज्यादा वो अपने जहाँ पे वो रहते हैं उससे ज्यादा पैसा वो कमा लेते हैं। तो मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर आना ही एक बहुत बड़ा बात है, और पोर्ट ब्लेयर से फिर आप जब उनको रिमोट आइलैंड में भेजते हैं तो फिर कोई भी जाता नहीं, सब वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हमारे जो इंटर आइलैंड के जो बेचारे गरीब लोग हैं वो लोग बहुत बुरी तरह इस पर सफर करते हैं। तो सबसे पहला है कि हमको
पीजी कोर्स हमको उसको अपग्रेड करके यूजी को पीजी करना है, ताकि 1-2 साल के अंदर में 2 साल में हमारे बच्चे सक्षम हो जाएंगे और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। दूसरा, जब तक ये हमारा फैसिलिटीज कंप्लीट नहीं होता है, मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया, गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्री से भी मैंने बात किया है कि तब तक का दिल्ली के जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है, एम्स है, मौलाना आज़ाद है, इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, हर किसी को यहाँ पे 1 साल के लिए डेपुटेशन में भेजा जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं जो इतना तकलीफ में रहते हैं, इनको ये तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े और वो आके यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करें। तो ये जो 2 बात मैंने आपसे कहा, ये बेसिकली एक टेम्पररी रिलीफ के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हमको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बिल्डअप करना पड़ेगा। आज हार्ट के मामले में हमारे पास में यहाँ पे कोई बड़ा फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारा यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर नहीं है, आज नर्वस सिस्टम के ऊपर में हमारा पास में कोई सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अगर ब्रेन का कुछ हो जाए हमारे पास में नहीं है। बेसिकली वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अगर गवर्नमेंट पैसा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो ना ही सिर्फ हम ये अपना अंडमान निकोबार का 5 लाख लोगों का हम लोग देखभाल कर पाएंगे, जिस तरीके से अंडमान निकोबार ग्लोबली अब कनेक्ट होने जा रहा है, तो ये दिस कैन बी ए मेजर मेडिकल हब। साउथ एशियन कंट्री के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और सिर्फ हम इससे अपने लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, बट इट कैन बी ए मॉडल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू ऑल्सो। तो हेल्थ में हम लोगों को खास तौर पे ध्यान देना है। इंटरनेट के अंदर में हमारी जो माता बहन हैं उनको, उनके लिए स्पेशली पीएचसी के अंदर में अल्ट्रासाउंड मशीन्स प्रोवाइड करना है। ये खुशी का बात है कि अब जितनी सीएचसीज है उसमें डायलिसिस मशीन वगैरह लग गया। तो ये सब बेसिक चीज़ है, देखिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट एक बार अगर थोड़ा इसमें फंड देगा तो, और एक हम लोग अच्छा पॉलिसी बनाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि 1-2 साल के अंदर में हम लोग जितना मेडिकल इश्यूज है, हमारे लोग जो सफ़र करते हैं, उससे वी कैन कम आउट। कुलदीप जी, एक और बड़ी समस्या है युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन, तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए? देखिए, ये समस्या, पहले तो आपको इसका रूट कॉज में आपको जाना होगा। देखिए, हम लोग युवाओं को ब्लेम करते हैं कि युवा नशा करते हैं, बट हम लोग कभी ये सोचे हैं कि युवा नशा क्यों करता है। कोई भी युवा नशा करना कोई नहीं चाहता। देखिए, आदमी गलत काम कब करता है? 2 कंडीशन में करता है। एक, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और जब उसके पास में खाली टाइम होता है। तो हमारे पास में ऐसा कॉन्क्रीट पॉलिसीज होना चाहिए जो अपने युवाओं को हम बिजी रख सके। एक युवा को क्या जरूरत है? देखिए, एक युवा को नौकरी का जरूरत है, दूसरा युवा को एंटरटेनमेंट का जरूरत है। एंटरटेनमेंट का मेरा बोलने का मतलब है, कोई युवा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होगा तो उसको आप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दीजिएगा उसको। कोई युवा कल्चरल एक्टिविटीज़ में, गाना में, डांस में या कोई दूसरा एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड होगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको हम क्रिएट करके दें, ताकि उनको हम एक लाइफ का, एक जीने का जरिया अगर हम बना के दें, तो कोई भी युवा गलत रास्ते में नहीं जाएगा। देखिए, हम सबको पता है, मैंने ये बात भी पार्लियामेंट में बार बार रेज किया है, मैंने बात को रखा है कि आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में करीब 10,000 वैकेंट पोस्ट है, और खुशी का बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुअली ये सारा पोस्ट को फिलअप करना स्टार्ट किया गया है। बट इस पर एक टॉपिक हर जगह आपको सुनने मिलेगा, ऑनलाइन 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 की ऑनलाइन ये प्रोसेस है, और ऑनलाइन प्रोसेस में बाहर के लोग आके अप्लाई करते हैं। बाहर के लोग, वहाँ के युवा, अच्छा कोचिंग क्लासेस है, पढ़ाई अच्छा है, सब कुछ है, फैसिलिटीज़ है, तो स्वाभाविक हमारे बच्चों से ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है और उनको नौकरी मिलता है। हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं कि हमारे पास में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरीके का एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास में नहीं है। तो मैंने ये बात को भी पार्लियामेंट में रेस किया है कि ये ऑनलाइन को स्टॉप करके 100% जॉब रिजर्वेशन हमारे बच्चों के, आइलैंड्स के लोगों को दिया जाए। मगर इसमें देखिए, इसमें जो चीज़, जो टेक्निकल इशू ये है कि ये देश का जो कानून है आज का, वो कानून के हिसाब से आप ये ऑनलाइन प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते, कि पूरा देश के अंदर में एक कानून है। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 16(3) में। आर्टिकल 16(3) ये बोलता है आपका कि कोई भी स्टेट, यूटी में, अगर वहाँ का डोमिसाइल को ये सुविधा देना चाहते हैं कि 100% जॉब उनको दिया जाए, तो ये 16(3) के तहत, आर्टिकल 16(3) के तहत पार्लियामेंट के पास में ये अधिकार है, पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो स्टेट को ये संशोधन करके ये
रूल के हिसाब से उनको 100% जॉब रिजर्वेशन का वो आइलैंड वो पर्टिकुलर स्टेट को दे सकता है। तो इसीलिए मैंने ये बात को पार्लियामेंट में रेज भी किया है। मैंने अपने इस 4 साल के टेन्योर में 3 बार मैंने इस बात को 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर द आइलैंडर्स मैंने रेज किया है। और मेरे पास जो लास्ट वेपन था पार्लियामेंट में जो इस चीज़ को बड़े जोर से रखने का, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में प्राइवेट मेंबर बिल होता है। मैंने 100% जॉब रिजर्वेशन के ऊपर में 100 प्राइवेट मेंबर बिल भी मैं ला चुका। पार्लियामेंट में ये बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अब वो कौन दिन गवर्नमेंट डिस्कशन में लाएगा उसके बाद में ही इसका फैसला हो सकेगा। तो अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल मेरा आ जाता है या गवर्नमेंट सो मोटो इसके ऊपर में पार्लियामेंट को डायरेक्शन अगर पार्लियामेंट पास करता है तो शायद हमारे बच्चों को 100% जॉब रिजर्वेशन का एक मौका आइलैंड में मिल सकता है। 1 नंबर। 2 नंबर देखिए, जिस हिसाब से आइलैंड आज करीब मेरा यह मानना है आइलैंड की पॉपुलेशन 5 लाख है और 5 लाख के अंदर में करीब 1.5 लाख यूथ हमारे पास में जिसको आज नौकरी का तलाश है। तो अगर 10,000 पोस्ट अगर चले भी गया तो करीब 1,40,000 के आसपास यूथ हमारे पास है जिनको फिर भी नौकरी का तलाश होगा। तो इसके लिए हम लोग को प्राइवेट सेक्टर, टूरिज्म, फिशरीज और आईटी के ऊपर में खास तौर पे जोर करना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे बच्चे ऑनलाइन के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुलदीप जी हम समझते हैं कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं पढ़ाई के मामले में वो किसी से कम नहीं है, लेकिन अनुभव बताता है कि उन्हें कुछ मार्गदर्शन की कमी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में अच्छे जो कोचिंग सेंटर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कि उनको यहाँ पे लाया जाए और हमारे बच्चों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो आने वाले समय में वो सक्षम हो सके और मेनलैंड के बच्चों से कम्पीट कर सके। जी, सभी द्वीपों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बिजली का मैटर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको अल्टीमेटली सिस्टम को समझना है। पहले आपने एक बात कहा कि मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में मैं बुनियादी तौर पे एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। अंडमान निकोबार में आज का अगर बात करें आप तो पूरा कैमल बे से डिगलीपुर तक का जो बिजली का जो रिक्वायरमेंट है वो है 60 मेगावाट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसमें 40 मेगावाट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ब्लेयर और साउथ अंडमान में इसका रिक्वायरमेंट है। इस पे क्या है बेसिकली, आज अंडमान में जो पावर जनरेशन होता है ये मैक्सिमम पावर जनरेशन होता है थ्रू डीजल से जो पावर जनरेट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव है। 1 यूनिट पावर को जनरेट करने के लिए हमको 27 रुपीज़ हमको लगता है, ठीक है, जिसमें हमको सिर्फ 1 यूनिट हम पे करते हैं 7 रुपया, 20 रुपया गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देता है, ठीक है। तो आज इसको डीजल छोड़ के हम लोग को दूसरे सोर्स में हमको जाना है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे सोर्स में भी जा चुका है, गया है, जिससे आज सोलर पावर प्लांट अंडमान निकोबार में बहुत बड़े स्केल में आया है। आज अंडमान निकोबार में 30 मेगावाट जो है पावर जनरेशन वो थ्रू सोलर पावर होता है, ठीक है। एक चीज आज आपको सुनने को मिलेगा, आज लोगों के बीच में बहुत अनरेस्ट है, लोगों को बहुत शिकायत है कि बार बार बिजली की कटौती होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिन के समय में जो पावर सप्लाई होता है वो थ्रू सोलर पावर होता है, जो 30 मेगावाट जो सोलर पावर से होता है। और जब होता क्या है, जब सोलर पावर से जब करंट जो प्रोड्यूस होता है वो सोलर वोल्टिक जो सेल होता है जिसके ऊपर में डायरेक्ट सनराइज आता है और उससे करंट जो प्रोड्यूस होता है, जब बादल आता है तो वो चीज जो कनेक्टिविटी है पावर जनरेशन का वो टूट जाता है और फिर अचानक ट्रिप हो जाता है और आपका करंट चले जाता है। तो उसको मेकअप करने के लिए फिर दोबारा हमको डीजल जनरेटिंग सेल चला के उसको दोबारा मेकअप किया जाता है। तो ये जो करंट जब बादल जब आता है, आपको अक्सर देखिए हमेशा लोगों को शिकायत है, बार बार करंट आता है जाता है, जिससे घर का फ्रिज खराब होता है, टीवी खराब होता है, जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बेचारे जो काम करते हैं उनका टूल्स वगैरह सब खराब होता है, लोग के अंदर बड़ा बेचैनी अनरेस्ट होता है। तो इससे बेसिकली इसका रीज़न यही है। उसका जो उसको रोकने का जो साधन है वो है आपको इसके लिए आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करना है, जो आज हमारे पास में नहीं है। तो उसके लिए मेरे जानकारी के हिसाब से करीब पूरे 280 करोड़ रुपीस का इसमें बैटरी लगेगा, जो ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस में है। और मेरा ये मानना है कि ये बताया गया है कि आने वाला 6-8 महीने के अंदर में वो बैटरी वगैरह आ जाएगा, तो ये जो करंट जो जाता है ये खत्म हो जाएगा। दूसरा जो बात आपने कहा कि
पूरा ओवरऑल बात की, देखिए मेरा एक चीज मानना है, देखिए डेवलपमेंट पॉलिसी किस तरीके का होना चाहिए। आज जैसे मैंने आपसे कहा, डीजल से आप जनरेट करके 27 रुपये आसपास में एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और 7 रुपये हमको मिलता है, 20 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। इसी जगह में अगर LNG प्लांट आप लगाते हैं तो 27 रुपये में जो आप एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आप 14 या 15 रुपये में आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे। तो 14 या 15 रुपये में प्रोड्यूस कर देंगे तो गवर्नमेंट का जो कॉस्टिंग है वो एकदम आधा हो जाएगा। और पब्लिक को जो सब्सिडी 20 रुपये मिलता था, अगर आप 20 रुपये नहीं दे के भी अगर आप सिर्फ 7 रुपये सब्सिडी अगर दे या 8 रुपये सब्सिडी दे, अगर 14 रुपये एक यूनिट है तो पब्लिक को 7 रुपये में एक यूनिट मिलेगा। अब मेरी बात समझ आ रहा है? जी। मतलब अभी तो 7 रुपये में मिलता है, तो और आप अगर उसमें 14 रुपये अगर आ गया तो आप और अब अगर कंपनी कर दे तो 3-3.5 रुपये में आप एक यूनिट करंट पब्लिक को मिल पाएगा। तो पब्लिक का भी कॉस्टिंग यहाँ पे बचेगा जी। और वो जो सब्सिडी तौर पे जो 20 रुपया था सरकार के ऊपर में आपका, आप पकड़ लो 4 रुपये, अगर 4 रुपये भी एक यूनिट आप सप्लाई करें तो गवर्नमेंट को 11 रुपये उसके ऊपर खर्च पड़ेगा, पब्लिक को 4 रुपये होगा। तो पब्लिक को भी 7 रुपये से 3 रुपया 4 रुपये हो गया तो 3 रुपये एक यूनिट में बचत होगा। तो पब्लिक का भी इसमें सेविंग होगा आपका जी। तो ये तरह का हमको पॉलिसीज बनाना जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बचेगा, पब्लिक का भी पैसा बचेगा। अभी देखिए जैसे होटल है, होटल का जो टैरिफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का जो चार्जेस है बहुत हाई है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर भार पड़ता है। अब होटल वाले को जो आप बिल चार्ज करते हैं वो तो सीधा सीधा अपना रूम रेंट में डालता है, इसी का खर्चा, लाइट का खर्चा, तो रूम का रेंट बढ़ता है तो टूरिस्ट के ऊपर आता है। अब टूरिस्ट के ऊपर आएगा फिर टूरिस्ट, तो फिर अगर कम रेट होगा तो टूरिस्ट आपके पास आएगा, रेट आप अगर ज्यादा रहेगा टूरिस्ट आपके पास नहीं आएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक चेन रिएक्शन है, इसमें एक से लेकर बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि इससे आइलैंडर को बेनिफिट हो, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो, आने वाले टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिट हो, तो हर तरह से इसका विन विन पोजीशन हो सकता है। जी। अभी हाल ही में आपने लोकसभा में अंडमान के लिए 180 यात्री क्षमता वाले 3 हवाई जहाज की मांग की है, इस बारे में आप बताएं। देखिए मेरा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज हमारे पास में कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। सितंबर टू मार्च हमारा टूरिस्ट सीजन है, इसमें जो फ्लाइट का रेट है आप सोच सकते हैं कहां पे जाता है। आइलैंड के लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, हर इश्यू का, मेडिकल इश्यू हो, बच्चों का पढ़ाई का इश्यू हो, सोशल शादी ब्याह डेथ वगैरह में जाना आना लगे रहता है, ठीक है। टूरिज्म यहाँ पे हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो कैसे हम करेंगे? तो शायद आपने सही कहा, मैंने 3 रिक्वेस्ट रखा कि 3 प्लेन हम लोग खरीदे। एक प्लेन का दाम अगर आप देखें आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में तो $121 मिलियन US डॉलर है, एक प्लेन का दाम है। तो $121 मिलियन US को इंडियन मनी में अगर कन्वर्ट करे तो ये करीब करीब 992 करोड़ एक प्लेन का होता है। मान लो 1000 करोड़ का एक प्लेन है, मैंने आपसे कहा 3 प्लेन हमको खरीदना है, तो 3000 करोड़ का हमको प्लेन खरीदना है, 3 प्लेन खरीदना है जी। इसमें एक प्लेन को हमको हमेशा रिजर्व में रखना है, 2 प्लेन को हमको चलाना है, ठीक है। एक रिजर्व में रहेगा, कुछ मेंटेनेंस वगैरह के लिए जब खड़ा होगा तो वो रिजर्व वाला प्लेन चलेगा। आप एक प्लेन की कैपेसिटी 180 सीट, ठीक है। मेरा ये मानना है आप एक प्लेन को अंडमान एयरवेज नाम रखिए, एक का नाम रखिए निकोबार एयरवेज। एक दिन में जो पोर्ट ब्लेयर से एक प्लेन जाएगा कलकत्ता, कोलकाता से वापस आएगा, फिर वही प्लेन को आप दोबारा भेज दीजिए, आप भुवनेश्वर भेज दीजिए या आप रांची भेज दीजिए, जहां पब्लिक अंडमान के लोग का जहाँ डिमांड है, या दिल्ली भेज दीजिए, ठीक है, वो जाके आ जाएगा। मतलब सुबह 4 बजे से शाम को 3 बजे के अंदर में एक प्लेन 2 ट्रिप मेलैंड जाके आराम से आ जाएगा। सेम वे एक जो दूसरा प्लेन है, यहाँ से सुबह आप चेन्नई भेजिए, चेन्नई से वापस आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड ट्रिप आप कोची भेजिए, बेंगलोर भेजिए, मदुरई भेजिए, ठीक है, 2 ट्रिप वो कर सकता है। तो 180 जाने के 180, आने के 180, यानी कि 360 आपका एक ट्रिप हो गया। 2 ट्रिप में आपका कितना हो गया? 720, ठीक है। तो 720 एक सेक्टर में और 720 एक सेक्टर में, तो दोनों मिलाने से करीब 1400 पैसेंजर एक दिन में हो गया जी। 1400 पैसेंजर एक दिन में अगर होता है, इसको आप 365 डेज से अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आपका करीब 10 लाख के आसपास में एक प्लेन 5,25,000 टूरिस्ट को कैरी कर पाएगा। तो दोनों सेक्टर में अगर प्लेन 2 चलेगा तो 10 लाख पैसेंजर को, चाहे वो आइलैंडर हो
चाहे वो टूरिस्ट हो, जी। किसी को भी एक साल में आप ला सकते हैं। ठीक है, एक नंबर ये। जी। 2 नंबर टेक्निकल में, ये तो टेक्निकल बात मैंने आपसे कहा। अब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, एक प्लेन में 180 सीट है और मेरा जानकारी के हिसाब से अगर आप एक प्लेन चार्टर करते हैं, अगर आपको एक प्लेन चार्टर करना है चेन्नई से या कोलकाता से यहाँ आना है और वापस जाना है, तो चेन्नई या कोलकाता से यहाँ आने का 9 लाख रुपए आपको चार्ज पड़ेगा और जाने का आपको 9 लाख रुपए चार्ज पड़ेगा। तो अप एंड डाउन दोनों मिलाए तो आपको 18 लाख रुपीज आपको चार्ज पड़ता है। ठीक है, 18 लाख रुपीज आपको चार्ज, या 9 लाख रुपए वन सेक्टर ही आप पकड़ो। कलकत्ता से आप 180 पैसेंजर लेके पोर्टब्लेयर आए, 9 लाख को अगर आप 180 से डिवाइड करेंगे तो एक टिकट का जो खर्चा पड़ेगा, रेट जो कॉस्टिंग पड़ेगा वो 5,000 रुपये पड़ेगा जी, मैक्सिमम। तो एक 5,000 रुपये से ज्यादा रेट नहीं जाएगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिपिंग में हजारों को तादाद में हम लोग सब्सिडी दे रहा है। मेरा ये मानना है कि हमको हजारों का जरूरत नहीं है, एक टिकट में हजारों रुपए सब्सिडी दे रहा है। मैं ये कहता हूँ आइलैंडर को एक टिकट में आप सिर्फ 3,000 रुपये सब्सिडी दे दीजिए। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो है आपका 5,000 का और सब्सिडी आप मेरे को दे दिए 3,000, तो आइलैंड का एक इंसान 2,000 रुपये में जितना बार भी चाहे मेनलैंड जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, कि हमको देखिए आज जरूरत है कि लोगों का बेनिफिट देखना है, हमको लोगों का माली हालत देखना है, लोगों का कंफर्ट जोन देखना है, कनेक्टिविटी किस तरह से ईज कर सके हमको वो देखना है, लोगों के दिल में खुशहाली हम कैसा ला सके हमको वो देखना है। कि देखिए पैसा हमको ही लग रहा है, ये नहीं कि पैसा हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा का जरूरत है, एक वन टाइम का इशू है। एक टाइम अगर आप पैसा दे दे तो आने वाले साल, मतलब इससे अगर 10 लाख मैं बता, जैसे मैंने आपको टेक्निकली बताया 10 लाख पैसेंजर्स आते हैं तो इसमें तो आइलैंडर तो 5 लाख आइलैंडर है, कितना आइलैंडर जाएगा? 2 लाख 3 लाख जाएगा, तो 7 लाख टूरिस्ट का भी स्पेस आप छोड़े, तो टूरिस्ट को आप 5,000 रुपये आप चार्ज करो जी, या आप उससे मान लो 1-2,000 रुपये और भी चार्ज करो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू बढ़ाना है। ठीक है, बट आइलैंडर तो 2,000 में एक कॉमन गरीब आदमी 2,000 में चेन्नई जाएगा, 2,000 में कोलकाता जाएगा। और अगर 5,000 में आप टूरिस्ट को टिकट देंगे तो टूरिस्ट को बैंकॉक, सिंगापुर, कोलालमपुर नहीं जाएगा, मालदीव और मॉरिशस नहीं जाएगा। फिर तो सब प्रेफर करेंगे कि भाई 5,000 में आना, 5,000 में जाना और 10-15 हजार में रहना, 20-25 हजार के अंदर एक बहुत अच्छा पैकेज हो जाएगा जी। तो टूरिस्ट का फ्लो भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो हमारा जो पॉलिसीज है उस तरीके का पॉलिसीज हमको जनरेट करना पड़ेगा। जी जी। कुलदीप जी, आपने 3 हवाई जहाज के अलावा अंडमान के बजट को भी बढ़ाने की मांग की है। 6 करोड़ से आपने 25,000 करोड़ की मांग की है, तो सरकार के सामने कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? तो जस्टिफाई कोई बात ही नहीं मैडम। देखिए सरकार के लिए 25,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। देखिए मेरा ये मानना, देखिए हमारा बजट 5,800 करोड़ का था। हर बजट को अगर अच्छे से देखेंगे आप जी, तो 5% 10% फ्लक्चुएशन बजट में रहता है। हम हमेशा ये बजट के हिसाब से देखिए, ये बजट में डेवलपमेंट कितना पैसा होता है, बजट का मेन पैसा चले जाता है हमारे जो 30,000 गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनका सैलरीज के ऊपर में। सेकेंडली जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्डअप है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, तो हमको हाथ में कितना पैसा मिलता है हार्डली, और बाकी सब्सिडी में चला जाता है। तो मेरा यह मानना है 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए ही हमको मिलता है एक साल में आइलैंड को डेवलप करने के लिए। 1,000-1,200 करोड़ रुपए में आप आइलैंड को क्या डेवलप करेंगे? जैसे मैंने आपसे एक बात कहा, जैसे 3 प्लेन की बात करा जी, तो ये 25,000 करोड़ जो मैंने आपसे बात करा, ये 3 प्लेन भी है। अच्छा, 25,000 करोड़ के अंदर ये 3 प्लेन भी है। जी जी। मेरा ये मानना, देखिए अंडमान निकोबार एक ऐसा जगह है, कुदरत बहुत मेहरबान है आइलैंड्स के ऊपर में। शिपिंग का अंडमान निकोबार से बड़ा कोई जगह नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आज जो बड़ा बड़ा इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, कलकत्ता पोर्ट जो हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, कोच्चि पोर्ट हो गया, मैंगलोर पोर्ट हो गया, बॉम्बे का मजगांव पोर्ट, जो भी है, ठीक है, ये जितना आप अच्छे से स्टडी करेंगे, ये सारा का सारा पोर्ट सिटी के अंदर में है, कोई पोर्ट सिटी के बाहर नहीं है, और 1 इंच भी जमीन नहीं है वहां पे सिटी के अंदर में कि वो पोर्ट को आप एक्सपेंड कर सके जी। मेरा यह मानना है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड, शिप रिपेयरिंग यार्ड अंडमान निकोबार में बनाया जाए। तो इसमें आप 10,000 करोड़ रुपए लगेगा आपका। 10,000 करोड़ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग यार्ड बन जाएगा। कितने हजारों को तादाद में हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा,
कितना 1000 करोड़ के आसपास में हमको रेवेन्यू जनरेट करने का जी मौका मिलेगा। मेरा ये सोच है जी। ये 10,000 करोड़ ये हो गया, 3,000 करोड़ प्लेन में हो गया। हमको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जरूरत है आज। आइलैंड के अलग अलग जगह में अलग अलग कॉलेजेस बनाया जाए, जिसमें नए नए कोर्सेज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, ताकि हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी जब आएगा तो हजारों की तादाद में जब नया नया ब्रांचेस खुलेगा तो बच्चों को वहाँ पे नौकरी मिलेगा, नए नए स्ट्रीम्स आएंगे। अंडमान में जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल कल्चर प्रमोट कर सकते हैं, फॉरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, मेरीन लाइफ को प्रमोट कर सकते हैं, फ्रीडम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत अलग अलग जो नया सब्जेक्ट है जो हमारे पास में कॉलेज के करिकुलम में हमारे पास में नहीं है, तो वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों को नया फील्ड मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्रिकेट का बहुत अच्छा एक स्टेडियम हम बना सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बना सकते हैं, ताकि होगा तो स्पोर्ट्स का तौर पे बच्चे हमारे इंटरेस्टेड है और इंटरनेशनल लेवल में यहाँ पे क्रिकेट होगा। समुद्र के पास में बहुत सारा जमीन है, जैसा बरमला एरिया वगैरह आप देखें तो कितना नेचुरल ब्यूटीज है वहाँ पे, वो बन के आ सकता है। मतलब इस तरीके के बहुत सारा काम है। जैसे मैंने आपसे कहा डिसैलिनेशन प्लांट का जरूरत है हमको, हमें और एक डैम बनाने का जरूरत है, जो दनीखर डैम छोड़ के रटलैंड का जो प्रोजेक्ट है और एक उसको बनाना है, स्वीट वाटर लेक करना है, आपका फ्लैट बे प्रोजेक्ट करना है। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारा हर मेरा ये मानना है कि हमारा 24 जो म्युनिसिपल वार्ड्स हैं, 70 पंचायत से ट्राइबल एरिया है, जितना ट्राइबल काउंसिल से, हर किसी के अंदर में एक अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म हो, फ्लड लाइट के साथ में, वहाँ पे सारा फैसिलिटीज के साथ में इंडोर स्टेडियम हो, हर वार्ड के अंदर में, हर पंचायत के अंदर में जिम्नाजियम हो। तो ये तरह करने के लिए बहुत काम है। वाटर है। दूसरा जो टूरिज्म का आपने बात किया, मेरा ये मानना है कि हर आइलैंड में जो उसका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वहाँ पे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए। उसके लिए आपको पैसा का जरूरत है। एक आइलैंड में जैसे हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अंडर वाटर सबमरीन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम बना दे, तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से हमको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, जिसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना पड़ेगा। इंटर आइलैंड के बीच में फास्ट कनेक्टिविटी, अच्छा कनेक्टिविटी हमको करना है। एयर एम्बुलेंस का हमको जरूरत है। हमारे सीरियस जो पेशेंट्स हैं उनको एयर एम्बुलेंस के द्वारा हम वहां से लेके आए। आज मॉडर्न जमाना है, एम्बुलेंस में हमारा एम्बुलेंस को देखिए, खाली एक नॉर्मल गाड़ी एम्बुलेंस में कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ उसमें एक स्ट्रेचर बैठने का है, बस लेटने का स्ट्रेचर है। तो मॉडर्न एम्बुलेंस जिसके अंदर में ऑक्सीजन गैस हो, आपका मॉनिटर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, हर आइलैंड के अंदर में एक मॉडर्न हमारा एम्बुलेंस हो। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमको पैसा का जरूरत है और एक टाइम का जरूरत है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि बार बार हमको पैसा चाहिए। ऐसे भी भारत सरकार हमको तो 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए तो देते ही है। तो एक बार में आप हमको दे दे तो 3 साल के अंदर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के 4 साल के अंदर में हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे कि हम वी विल बी केपेबल टू अपना जो खर्चा तो पूरा करने के बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। अभी प्रॉब्लम जैसे मैंने आपसे कहा 1000 करोड़ में हम क्या डेवलप करेगा, हम तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिशरीज का जैसे आपने मुझसे बात कहा, फिशरीज इंडस्ट्री को हमको डेवलप करना है, आप कैसे डेवलप करेंगे? आज हमारे पास में एक भी डीप सी वेसल नहीं है फिश को पकड़ने का। तो अगर अच्छा एक डीप सी वेसल फिश को अगर बड़ा आप ले, जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी हो, जिसके अंदर में प्रोसेसिंग यूनिट भी हो, तो कम से कम वो 150 करोड़ का एक जहाज आएगा। तो कम से कम 5 जहाज तो आपको मांगता है जी। तो 1000 करोड़ तो कम से कम एक जहाज के लिए आपको लग जाएगा। जब बड़ा बड़ा जहाज रहेगा, बड़ा क्वांटिटी में, जैसे मैंने आपसे कहा हजारों लाखों तादाद में हमारे पास मच्छी है, जब मच्छी पकड़ेगा, जब लाएगा पोर्ट में, शोर में लाएगा, तो उसके लिए हमको बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज चाहिए। बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होगा तो आप फिश स्टोरेज कर पाएंगे। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करें? हम अपने कार्गो प्लेन खरीद लें, हमारा प्लेन लेके सीधा हम यहाँ से सिंगापुर, मलेशिया, दुबई हम सीधा अपना माल को एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे गरीब फिशरमैन, हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को फायदा होगा, हमारा आइलैंड का इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा, यहाँ के लोग के पास पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो लोग का बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। तो वो सोच से वो काम कर रहे हैं जी जी। एक बड़ा सोच के साथ में एक बार काम करना है, जिससे हम ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो सके। जी शर्मा जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और आगामी जो 1 वर्ष है उसमें आप किस चीज को महत्व देंगे? ठीक है, मेरा महत्व ये होगा जितना
बात मैंने पार्लियामेंट में टेकअप किया है जी। मेजर इश्यूज के ऊपर में। जी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि उसी को फॉलो अप करके किसी न किसी तरीके उस चीज को एक फाइनल इंजाम देने का मैं कोशिश करूंगा। जी। तो कुलदीप राय शर्मा जी, आज आप कार्यक्रम में आए, आपने अंडमान की विकासीय गतिविधियों के बारे में तमाम जानकारी दी। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा, जिन्होंने अंडमान की विकासीय गतिविधियों के बारे में हमसे बातचीत की। हम समझते हैं कि आपको हमारी ये बातचीत अवश्य पसंद आई होगी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।